हेलो एवरीवन, आई एम देवेंद्र सिंह नरूका और मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स है ना, मैथ्स सुन के ऐसा लगता है दिमाग में कि यार पता नहीं क्या ही सब्जेक्ट है, थोड़ा ऐसे टेंशन रहती है कि यार मैथ्स होगा नहीं हमसे। कई लोग होते हैं जिनको मैथ्स बहुत पसंद होता है, कई लोग होते हैं जो मैथ्स से नफरत करते हैं, तो मैथ्स की बुक देखते फेंक देते हैं, बोले नहीं करनी मैथ्स, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है हम लोग के दिमाग में कि पता नहीं क्या सब्जेक्ट बना दिया यार, क्यों बना दिया। कई लोग तो जैसे 10th में स्टैंडर्ड बेसिक का पार्ट क्या लोग समझ रहे हैं, बेसिक लेकर समझ रहे हैं कि अपने आप पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसी सब में थे ये सारी की सारी झूठी बातें हैं। अगर आपको मैथ्स के अंदर अच्छा करना है तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ में हेल्प कर सकता हूं कि ये प्रैक्टिस में आपकी थोड़ी इजी बना सकता हूं। आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत इजीली आ जाएंगे समझ में, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपको समझाऊंगा कि मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस को इजीली समझते कैसे हैं। मैं हर चीज को रियल लाइफ से रिलेट करके फिर आपको समझाऊंगा, आपके दिमाग में समझ में आएगा। क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा देसी फंडा है ना। रुपए पैसे कैलकुलेट करने हैं तो हम लोग, अगर मान लो मैं आपको किसी क्वेश्चन की फॉर्म में दूं कि देयर इज अ वुमेन, शी वेंट टू बैंक, वो बैंक गई और उसको 2000 रुपीज विड्रॉ करने थे। उसने कैशियर से बोला कि मेरे को 50 रुपीज और 100 रुपीज की डिनोमिनेशन में अमाउंट देना, तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। अब ये चीज मैं आपको समझाता कि आप गए बैंक में 2000 रुपये लेने के लिए गए, आपने कैशियर को बोला कि यार देख मेरे को 2000 रुपये चाहिए और 50 और 100 रुपये की फॉर्म में दे, या तो 50 रुपये का नोट दे या 100 रुपये का नोट दे, इनके अलावा कोई तीसरा नोट नहीं होना चाहिए। तो आप फटाफट से कैलकुलेट कर लोगे, ये दिमाग में आपके समझ में आ जाएगी बात कि हाँ यार ऐसा ऐसा हो रहा है। तो यानी कि सिचुएशंस को इस तरीके से थोड़ा सा फनी बनाकर अगर आप समझोगे तो आपको बहुत इजीली मैथ समझ में आएगी, और ये समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बस एक बात मैं आपसे कहूंगा यार, मेरे साथ थोड़ी हेल्प करते रहना, मेरे साथ आप प्रैक्टिस जरूर करते रहना। जो मैं आपको बोलूं बस उस अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना। जो मैं क्वेश्चंस लास्ट में लिखवाऊं आप उन सबको नोट करके दोबारा सॉल्व करना शुरू करना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक आराम से कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको डाउट्स सॉल्व कर दूंगा, या तो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा, या अगर कोई छोटा डाउट होगा तो मैं आपका कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर दूंगा। सो इस तरीके से अपने डाउट, जो आपके डाउट्स होंगे उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैथ्स के अंदर, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन समझाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में समझाऊंगा, और ट्रिग्नोमेट्री के वो जो इंट्रोडक्शन है उसमें से बोर्ड्स, 10th के बोर्ड्स में क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, वो मैं आपको सारी की सारी बातें आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो थोड़ा ध्यान से फोकस करना। अगर ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला वीडियो अगर आप मिस कर देते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के मेरे आगे आने वाले वीडियोस नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। देख तो पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बस यही है कि आप लोग बस ये ध्यान रखो कि इस इंट्रोडक्शन को जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है, और जो मैं आपको बता रहा हूं उन सबकी प्रैक्टिस करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले ये सोचो कि यार इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या जरूरत पड़ गई यार, कि हमें एक नया चैप्टर बना के दिया उन्होंने कि यार तो ये भी पढ़ो, तुम लोग सिलेबस में एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तुम बच्चे हो, तुम लोगों से हमको खुन्ना से ये लो एक चैप्टर और पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप 10th क्लास में सीख लेते हो तो आप रियल लाइफ में आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, सुनना ध्यान से। आप यहां खड़े हो इस जगह, दिस इज योर पोजीशन। हम इसको कह सकते हैं कि ये आपकी पोजीशन है जहां पे आप खड़े हो सड़क पर, है ना, रोड पे है अपन तो, और सामने वाले बिल्डिंग में, समझ गए ना, आप रोड पे खड़े हो सामने वाली बिल्डिंग में कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपको बहुत पसंद है ना। अब आप उस एलिमेंट तक पहुंचना चाह रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना कि अगर आपको उस तक पहुंचना है तो आपको नीचे से चढ़ना तो कोई अलाउ करेगा नहीं भाई, आप तो रोड पे खड़े हो। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, अगर आपको यहां से चेक करना है कि उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, कितना चढ़ना है अपने को, कितना ऊंचा चढ़ना है, रस्सी से लटक के चढ़ोगे ना आप, तो कितना ऊंचा चढ़ पाओगे, ये सोचने के लिए आपको उसकी हाइट तो इमेजिन करनी पड़ेगी कि यार हाइट कितनी होगी, कम से कम मालूम तो कर लें, गिरेंगे तो कितनी हड्डियां टूटेगी सब पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो आपके सामने ये जो बिल्डिंग है उसकी हाइट आपके लिए अननोन है। बिल्डिंग की हाइट बहुत बड़ी है ना। अब देखो बेटा, बिल्डिंग की हाइट, आप जेब में फीता लेके तो नहीं जाओगे ना कि चलो बिल्डिंग को नाप के आता हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग की हाइट कैसे निकालते हैं, सुनना ध्यान से। अगर आपको यह पता है कि बिल्डिंग से आपका डिस्टेंस कितना है, सपोज आप बिल्डिंग से 1000 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर हो, आप बिल्डिंग से 1000 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो, और
आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अगर आप यहां से उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। आपका डिस्टेंस बिल्डिंग से 1000 मीटर के डिस्टेंस पे हो आप, और आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। आप सबको पता है कि बिल्डिंग ग्राउंड पे परपेंडिकुलर ही खड़ी होगी, कोई बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी तो नहीं खड़ी होती ना कि चलो अब मैं गिरने वाली हूं, ऐसा कभी नहीं होता। बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी होगी। अब बिल्डिंग अगर 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी हो तो बेसिकली दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मुझे उस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो उसकी हाइट निकालने के लिए मेरे पास इस ट्रायंगल के अंदर एंगल्स और साइड्स में कोई ना कोई रिलेशन तो होना चाहिए। अब आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और मुझे सोच के बताओ कि क्या आपने आज से पहले कभी भी साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन डिस्कस किया है? कभी आपको मालूम चला कि साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशन होता है? नहीं पता। अच्छा, मैं 10th क्लास में आया था तो मेरे खुद को नहीं मालूम था यार, मुझे तो साइड और साइड में रिलेशन मालूम नहीं था। तो फिर मैंने पूछा सर से कि सर साइड और साइड में क्या रिलेशन होता है? आप साइड एंगल की बात कर रहे हो, मेरे को तो यही नहीं पता, आप ये तो बताओ पहले साइड और साइड में क्या रिलेशन होता है। तो मैंने कहा यार साइड और साइड में तो बहुत सारे रिलेशन है। क्या क्या रिलेशन है? कि दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है। या फिर पाइथागोरस थ्योरम ले लो, वो भी तो साइड्स में लगती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। सो बेसिकली मुझे आपको सिर्फ यही समझाना है कि साइड्स का साइड्स के साथ रिलेशन था, एंगल का एंगल के साथ रिलेशन था। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 180 डिग्री इन अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फिर साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन कैसे मिलेगा यार? तो साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए जो आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा दैट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ने हमें सबसे पहले साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन निकालना सिखाया। और ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कौन से ट्रायंगल में अप्लाई होती है? ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अप्लाई होती है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो थोड़ा सा इस बात पे आप लोग फोकस रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किस में अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। ध्यान से सुनना सब। अब बेटा राइट एंगल ट्रायंगल अब मैं आपके सामने ड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान से समझना। आपको पूरा का पूरा बेसिक पार्ट जो है मैं आपको वहीं समझा दूंगा अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ठीक है? सो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अप्लाइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ध्यान से देखना। जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जस्ट अ मिनट, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपके सामने। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। In this right angle triangle, we have this angle is equals to theta. और right angle triangle का नाम लिखा मैंने A, B, C. This is right angle triangle ABC in which angle B is equals to 90 degree. ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया बेटा? This angle is equals to 90 degree. ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग सब जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। दिस इज हाइपोटेनियस। बेटा व्हाट इज दिस थीटा? ये थीटा क्या है यार? ये तो नाम ही पहली बार सुना है, थीटा। थीटा, बीटा, अल्फा, ये सारे के सारे नाम आप 10th क्लास में पहली बार सुनोगे। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बस इनको आराम से याद रखो। अगर मान लो ये थीटा बाहरी कंट्रीज में इन्वेंट नहीं हुआ होता और किसी इंडियन मैथमेटिशियन ने इसको फाइंड किया होता तो उसका नाम क्या रखता? हो सकता थीटा की जगह इसको बोल देता कि प्यारे लाल, एंगल प्यारे लाल, कुछ भी बोल देता है ना, कुछ भी, कोई भी एंगल बोल देता, लाइक आपका नाम लिख दिया उसने यहाँ पे। तो बेसिकली ये थीटा कुछ नहीं है बेटा, ये एक वेरिएबल है और कुछ भी नहीं है, जो एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली काम में आता है। और हम इसको बोलेंगे बेस एंगल, क्योंकि उसका रीजन समझाऊंगा कि इसको बेस एंगल क्यों बोलते हैं। ध्यान से सुनना। 90 के सामने हाइपोटेनियस हो गई। थीटा के सामने हमेशा कौन होता है बेटा? थीटा के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन ही साइड होती है, एक होती है हाइपोटेनियस, दूसरी होती है परपेंडिकुलर, तीसरी होती है बेस। अब अगर आपके सामने हाइपोटेनियस 90 के सामने है, बेस एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो ये जो साइड बचेगी वो कौन सी होगी? दिस इज बेस। और अब आपको समझ में भी आ गया होगा रीजन कि मैं इसको बेस एंगल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बेस के ऊपर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेस एंगल। अब आपको मेरी बात समझ में आई? तो आपके सामने ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया एबीसी, इस ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। थीटा के सामने क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस बात को याद रखेंगे सब, कोई भूलेगा नहीं कि जिस एंगल को हम यूज करने वाले, मैं इस एंगल को यूज करने वाला हूं, इसका यूज भी समझाऊंगा आपको, चिंता मत करो, इसका यूज भी समझाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। अगर मैंने इस एंगल को यूज किया तो ये परपेंडिकुलर, अगर मैंने उस एंगल को यूज किया तो ये परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है।
बस ध्यान रखना है इस बात को अच्छे तरीके से, भूलना नहीं है इस वाले पार्ट में कुछ भी। तो बेटा हुआ क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइड्स के रेशियोज के इक्वल होते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि यहां पर इसकी 3 साइड है, P, H और B, तो आप मुझे बताओ कि आप कितने रेशियोज यहां से निकाल सकते हो? आपने कहा सर हमें तो पता है कितने निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं, देखो हम P/H कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, ये साथ में यार देखो स्मार्ट बोर्ड की ये समस्या है एक तो, है ना, खैर कोई नहीं, पर चीज शानदार है ना। कुछ भी जो आपको करना है बड़े आराम से, फास्टली, पेज चेंज सब कुछ बड़ा इजीली हो जाता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड आपने कहा सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर लीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आपने कहा सर एक काम करते हैं ना, P/B भी तो ले सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, P/B भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा इसके आगे फिर आपने कहा सर यहां पे हम B/P ले सकते हैं, बिल्कुल B/P भी ले सकते हो। आपने कहा सर H/B ले सकते हैं, मैंने कहा H/B भी लेके देख लो और H/P भी लेके देख लो। आपने क्या किया बेटा, इन 3 साइड्स का जितने रेशियो निकल सकते थे आपने वो सारे निकाल के लिख दिए मेरे सामने, P/H, B/H, P/B, B/P, H/B, H/P। क्या इनके अलावा कोई और रेशियो निकल सकता है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, क्या इनके अलावा कोई और रेशियो निकल सकता है? आपने कहा सर इनके अलावा कोई रेशियो नहीं निकल सकता। दैट्स द रीजन कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होने का रीजन है बिकॉज ये रेशियोज टोटल 6 है। 7वां रेशियो आप निकाल दो अपने घर पे बैठकर, मैं आपके सामने 7th रेशियो भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के बाद कुछ पोसेक मान लेंगे अपने को, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? लेकिन 7th रेशियो पॉसिबल होगा तो मानेंगे ना यार। 6 ही रेशियो पॉसिबल थे और 6 के 6 आपके सामने हैं। जो P/H होता है उसको बोलते हैं साइन। ये इस रेशियो क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन, इसको बोलते हैं कॉट, इसको बोलते हैं सेक। जस्ट अ मिनट, इसको बोलेंगे हम लोग सेक, इसको बोलेंगे कॉसेक। ये जो आपके सामने मैंने नाम लिखे हैं अभी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे के सारे यूजलेस हैं अगर मैं इनके साथ एंगल नहीं लिखता हूं तो। यानी कि जो एंगल, जिस एंगल को मैं यूज करने वाला हूं दैट एंगल इज थीटा। तो मैंने इन सबके साथ वैल्यू मेंशन की, मैंने इन सबके साथ लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अगर आप इस तरीके से इनको पढ़ते हो तो ये यूजफुल है, वरना यूजफुल नहीं है, क्योंकि साइन अकेला अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि यार साइन आप किस एंगल पे निकाल रहे हो। आप साइन रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो लेकिन किस एंगल पर? कोई एंगल तो पता होना चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एनी एंगल विच यू यूज्ड, जो भी एंगल आपने यूज किया, लेकिन वो एंगल बताना तो जरूरी है कि आपने किस एंगल पे उसको निकालने की कोशिश की है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना और सुनना, जो आपको समझाना चाहता हूं कि आपके सामने साइन अकेला यूजलेस है, साइन थीटा इज यूजफुल। तो साइन थीटा इक्वल होता है P/H के। अब साइन थीटा का मतलब क्या है वो समझ लो, वो चीज मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना सभी लोग कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है। कई लोग बोलते हैं कि साइन थीटा का मतलब होता है साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है ट्रू और फॉल्स में। आपको पता है ना बोर्ड एग्जाम्स में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, उन एमसीक्यूज में से ट्रू फॉल्स भी आते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि क्या साइन थीटा का मतलब साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा होता है, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आप लोग बोलेंगे इट इज टोटली रॉन्ग, ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज साइन थीटा का मतलब साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा नहीं होता। साइन थीटा का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब होता है हम साइन रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं थीटा एंगल पर। और ये बात समझ में, साइन ऑफ एंगल थीटा। सिमिलरली द मीनिंग ऑफ कॉस थीटा इज कॉस ऑफ एंगल थीटा, द मीनिंग ऑफ टेन थीटा इज टेन ऑफ एंगल थीटा। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर कोई 1 मार्क्स में आपसे पूछ ले कि क्या साइन थीटा का मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा होता है तो बोलना ट्रू। अगर कोई बोलता है कि क्या साइन थीटा का मतलब साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा होता है तो बोलना रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग। आपको मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस वाले पार्ट में? अब हम आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, सुनना सभी ध्यान से। इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा? जो साइन है ये अपने आप में फुल फॉर्म नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन यहां भी बन जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। क्या क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइन थीटा? साइन की फुल फॉर्म क्या है? कॉस की फुल फॉर्म क्या है?
यानी कि ये सारी की सारी एब्रिवेटेड फॉर्म्स है, इनकी फुल फॉर्म मैं आपको सिखाता हूं, सुनना ध्यान से। साइन की फुल फॉर्म होती है SINE, साइन। साइन की फुल फॉर्म क्या होती है? SINE। कॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? COSINE, कोसाइन। टेन की फुल फॉर्म क्या होती है? TANGENT, टेंजेंट। कॉट की फुल फॉर्म क्या होती है? कोटेंजेंट। देखो यार राइटिंग थोड़ी सी अपनी ऐसी है, थोड़ा संभाल लेना, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा फोकस करो आप। बाकी तुम लोग सब इंग्लिश मीडियम के हो, एक्सपर्ट आदमी सब लोग, है ना? इंग्लिश मीडियम के नहीं तो भी कोई बात नहीं है। आप लोग जो भी हो सबको पता है कि जो मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ आप सबको सुनाई तो दे रही है ना यार। राइटिंग तो मैटर करती नहीं। अपनी राइटिंग मतलब डॉक्टर भी बार पढ़ के तो चक्कर में आता है कि क्या इसने क्या दवाइयाँ आज से मैं इससे लिखवाना शुरू कर देता हूँ, है ना? एक बार मैं गया एक मेडिकल शॉप पे गया और गलती से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन निकालने की जगह मैंने कोई और पेपर निकाल दिया, उसमें मेरी हैंडराइटिंग थी। मजे की बात क्या है कि उसने दवाई निकाल के भी दे दी। समझ रहे हो बात? तो यानी कि हैंडराइटिंग अपनी इतनी अच्छी है कि डॉक्टर को भी फेल करती है। तो सुनना ध्यान से। आगे सेक का मतलब क्या है बेटा? सेक का मतलब हो गया सेकेंड, SECANT, सेकेंड। और कॉसेक का फुल फॉर्म क्या है? COSECANT, कॉसेकेंट। सेक का फुल फॉर्म सेकेंड और कॉसेक का फुल फॉर्म कॉसेकेंट। सो दैट मीन आपने ऑब्जर्व किया साइन का फुल फॉर्म साइन है, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन है, टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट है, कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट है। यानी कि सिर्फ साइन के बाद कॉस का फुल फॉर्म CO लगाना है आगे, टेन के बाद कॉट का फुल फॉर्म CO लगाना है आगे, सेक के बाद कॉसेक का फुल फॉर्म CO लगाना है आगे। बाकी सब बहुत इजी है। तो 1 मार्क्स में पूछ लेता है बेटा व्हाट इज द एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ कॉसेकेंट। कॉसेकेंट की एब्रिवेटेड फॉर्म क्या है? आप बोलोगे कॉसेक थीटा। द एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ कॉसेकेंट इज कॉसेक। द एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ कोसाइन इज कॉस। तो ध्यान रहे इस बात का कि ऐसा क्वेश्चन अगर घूम के आपके सामने आ रहा है तो आप लोग आंसर जरूर देंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो आपने अपने यहाँ पे 2 मार्क्स पक्के किए, एक तो 1 मार्क अगर यहां से आएगा तो, और एक 1 मार्क का यहां से आएगा तो। ध्यान रखना, इस तरीके से आप समझते हुए चलो, आपको समझ में आएगी बातें। तो बेटा ये जो पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है आप सब समझ गए हो कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। जो ऑर्डर मैंने आपके सामने लिखा है आपको इसी ऑर्डर में इनको याद करना है, क्योंकि इस ऑर्डर में याद करोगे तो मैं आपको फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक सिखा पाऊंगा। और याद नहीं करना, हमको सिर्फ समझना है, और जैसे समझोगे आपको याद होता चला जाएगा। आप याद करोगे बिना तो भी आपको जबरदस्ती दिमाग में बैठ जाएगा वो कि हाँ यार ये बताया था। तो बताने का एक तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। दिमाग में 3 बार ढंग से बोल लो इस ऑर्डर को। दिमाग को ध्यान से एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके आप अगर इसको 3 बार भी रिपीट कर लेते हो तो ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन होता है P/H के इक्वल, कॉस होता है B/H के इक्वल, टैन होता है P/B के इक्वल, कॉट होता है B/P के इक्वल, सेक होता है H/P के इक्वल, कॉसेक होता है H/P के इक्वल। अब क्या है कि इन सबको लर्न करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा होगा कि यार इतना सारा एक्सप्रेशन है, कैसे इसको हम लोग कर पाएंगे, किस तरीके से इसको याद कर पाएंगे। तो मैं आपको छोटी सी टेबल में इसको कन्वर्ट कर देता हूं, सुनना ध्यान से। PBP HHB, PBP HHB। थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। पहले थोड़ा B को छोटा कर देते हैं। ये जो हमारे सामने B लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं। 1 मिनट रुको, ये B पॉइंट था है ना, चलो ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस टेबल में क्या छुपा हुआ है। इस टेबल से आप समझ सकते हो कि आपके सामने ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इसके अंदर कौन सा रेशियो किसके इक्वल है। बस छोटी सी टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। आप सब जानते हो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। क्लॉकवाइज का मतलब यहां से यू मूव करना। सो वो आपके सामने समझाता हूं, सुनना ध्यान से। जो पहला वाला है उसको लिखेंगे साइन। ऑर्डर याद होना चाहिए सबको। साइन के बाद क्या लिखा हुआ है? कॉस के बाद क्या लिखा हुआ है? टेन के बाद क्या लिखा हुआ है? कॉट के बाद क्या लिखा हुआ है? सेक के बाद क्या लिखा हुआ है? कॉसेक। तो आप देख रहे हो आपके सामने जो मैंने एक्सप्रेशंस लिखे वो सारे के सारे आपके सामने है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो आप आराम से इस चीज को देख सकते हो और समझ सकते हो कि यार ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस ऑर्डर को एज इट इज लिखना हुआ सिर्फ। अब इसको अंदर वाले मटेरियल को कैसे याद करोगे वो मैं सिखाता हूं, सुनना ध्यान से। देखो बेटा PBP HHB ये तो मेरे को यूं भी याद है, लेकिन आपके लिए छोटी सी ट्रिक। आप चाहो तो इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स बना सकते हो। क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है? आपने बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलो आजकल पाकिस्तान हिंदुस्तान का बहुत मैटर चल रहा है ना, तो हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमेशा रहेगा भी, लेकिन पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो आपके सामने और भी इसके अलावा और भी ट्रिक्स है, कुछ आपको डेडिकेट करता हुआ सुनो ध्यान से। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, नहीं तो हाय हाय बोलेगा, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा हमको, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा।
कि ये जो टेबल मैंने आपके सामने बनाई है, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो इससे रिलेटेड फटाफट से टेबल को साइड में बना लो। साइड में बनाओ कि क्या करना क्या है, पीवीपी एचएचबी, ऊपर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये तो हमको वैसे याद हो जाएगा, बहुत इजी है। तो आप इस तरीके से इन सारी बातों को छोटी सी टेबल में याद कर सकते हो और इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स बना रखी है। आप बहुत सारे कोड वर्ड्स बना रखे हैं, उन सारे कोड वर्ड्स को अगर आप याद करते हो तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके सो अभी आपके सामने जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो, आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हुआ अभी। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि इस वाले पार्ट, इस ऑर्डर से इसके अलावा और कहां पे हमको हेल्प मिलेगी। तो आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूं कि कहां कहां पे हमें हेल्प मिलेगी, सुनना सभी। ठीक है, सो आई विल चेंज द पेपर। द नेक्स्ट पेपर इज, इसके अंदर मैं उस ऑर्डर को दोबारा लिखता हूं आपके सामने। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। ऑर्डर क्या था, सबसे पहले था साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा, मेरे साथ बोलते रहेंगे आप तो आपको फायदा मिलेगा, बी अपॉन एच, टैन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, और कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखना ऐसे एंटिटीज कैसे ड्राइव करते हैं, सुनना सभी। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि साइन थीटा का मतलब होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच लिखा है आपके सामने। क्या मैं साइन पी अपॉन एच को इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 अपॉन एच अपॉन पी? देखो बेटा, क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं, मेरे वीडियोस भी हर टाइप के बच्चे देख रहे होंगे, किसी को ये बात समझ में आई होगी, किसी को नहीं समझ में आई होगी, सीधी सी बात है। अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको सारी बातें बोलूंगा अभी वीडियो के अंदर। आपको वीडियो में ये चीज मिलना चाहिए कि जो चीज मैंने लिखी उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हो। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। आप सबको पता है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका दोबारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैथ्स का बेटा फंडा ये है, सुनना ध्यान से, आपने कोई भी स्टेप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट की है अगर, तो वो कन्वर्जन तब सही माना जाएगा जब आपके पास इसको सॉल्व करने पर दोबारा यही वाली स्टेप आनी चाहिए। सीधी सी बात है। जो भी कन्वर्जन आपने अपनी तरफ से किया, आपने उस स्टेप को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी घुमाया फिराया, आप ये बात दिमाग में रखो कि ये जो पार्ट है इससे यहां पहुंचे हो तो इसको दोबारा सॉल्व करने पर ये भी आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप गलत हो। हम सब ने बचपन में सीखा है, बचपन मतलब 7th क्लास में सीखा है कि अगर इसका रेसिप्रोकल कर ऊपर भेजेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा होगा हमने, कि इसका ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां पर इसका रेसिप्रोकल होगा तो कितना हो जाएगा, ये पी अपॉन एच हो जाएगा वापस। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरे के पूरे पार्ट में ढूंढ के बताओ कि एच अपॉन पी कहां पे लिखा हुआ है। आपने कहा सर 1 मिनट, एच अपॉन पी लास्ट में लिखा हुआ है एच अपॉन पी। एच अपॉन पी का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो आपने एज इट इज यहां पे लिख दिया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी बेटा, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है जो आपके सामने ड्राइव हुई है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और अगर आप इसकी सेकंड एंटिटी की बात करो तो आप इसको उल्टा घुमा सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। आप कैसे भी उल्टा इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एंटिटीज आपके सामने निकल के आ गई, बस डेरिवेशन इसका कर लो, कॉसेक को उधर भेज दो, साइन को नीचे भेज दो, तो ये एंटिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हो और कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हो। इनका यूज का है, इनका बहुत ज्यादा यूज है, मैं आपको बताऊंगा जब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में आप ये सारी चीजें देखोगे कि इनका यूज क्या है। बस ध्यान रखना कि हर वीडियो दूसरी वीडियो से इंटर रिलेटेड होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली वीडियो में पढ़ाई गई चीजों को ध्यान से सीखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से। द थर्ड आइडेंटिटी इज tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है आपके सामने, P अपॉन बी। तो अगर आप इसको उस अकॉर्डिंग घुमाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन बी अपॉन पी। और चेक कर लो B अपॉन पी किसके इक्वल है, B अपॉन पी इक्वल है कॉट के। तो ये क्या बन के आ गया बेटा आपके सामने, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो आप देख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 अपॉन कॉट थीटा हो गया। आप इसका उल्टा कर सकते हो तो आपके सामने निकल के आएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। अब इसका नेक्स्ट सिमिलरली फिफ्थ क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, जस्ट अ मिनट, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा और सिक्स्थ सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की वजह से समझना है आपको कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो मेरे साथ एक बार ध्यान से देखना, ये जो ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है इसी में सारा का सारा लॉजिक छुपा हुआ है। जो सबसे टॉप वैल्यू है
जो सबसे टॉप वैल्यू है सबसे बॉटम वाली की रेसिप्रोकल है, जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड लास्ट की रेसिप्रोकल है, जो थर्ड वैल्यू है वो थर्ड लास्ट की रेसिप्रोकल है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहां पर इस ऑर्डर की इंपॉर्टेंस क्या है। इस ऑर्डर की इंपॉर्टेंस इतनी है कि एक बार ये ऑर्डर याद कर लिया तो आपको वो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट याद हो गया, आपको ये एंटिटीज याद हो गई कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। इजी रहा ना, सबसे टॉप वाला सबसे लास्ट वाले का रेसिप्रोकल, सबसे सेकंड वाला सेकंड लास्ट का रेसिप्रोकल, थर्ड वाला थर्ड लास्ट का रेसिप्रोकल। तो आप आराम से कर सकते हो कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। कोई दिक्कत तो नहीं है आप में से किसी को? समझ में आ रही है बात सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसके अलावा अब सिर्फ दो चीजें और बची है आपको आज के लेक्चर में, सिर्फ दो चीजें और रह गई है। वो दो चीजें क्या है? टू मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट स्पेशल एंटिटीज जो यहीं से ड्राइव होगी। मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इन सारी चीजों को याद करके आओ, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में समझ सको कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं। तो ये लास्ट टू एंटिटीज ध्यान से देखना आप लोग सब। तो आपके सामने जो दो इंपॉर्टेंट एंटिटीज बची हैं वो ये बची हैं। द फर्स्ट वन इज कि tan थीटा जो होता है दिस विल बी इक्वल टू P अपॉन B। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज से डिवाइड करूंगा तो आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अगर मैंने दोनों तरफ सेम चीज से डिवाइड किया तो आप में से किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। तो हमने क्या किया, इधर भी डिवाइड बाय एच कर दिया और इधर भी डिवाइड बाय एच कर दिया। तो P अपॉन एच का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा। देखो आपको जो पहले लिखवाया था उसमें लिखा हुआ है P अपॉन एच का मतलब होता है साइन थीटा और B अपॉन एच का मतलब होता है कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, दिस इज tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी जो आपको याद रखनी है। इन सबका इंपॉर्टेंस, इन सबका यूज मैं आपको बताऊंगा बेटा, एक भी बात फालतू नहीं बोलूंगा मैं, सारी की सारी बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में काम आएगी। ये मैथ से सबसे अच्छी बात होती है कि उसमें लिखी हुई कोई भी बात कहीं ना कहीं काम में जरूर आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एंटिटी है वो ये है कि आप सबको पता है कि कॉट का मतलब होता है tan का रेसिप्रोकल। अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, कॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan होता है। तो यहां से कॉट के लिए रिलेशन क्या निकल के आएगा? कॉट इज इक्वल्स टू होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप समझ सकते हो कि आपके सामने जो दो इंपॉर्टेंट एंटिटीज आई हैं वो सारी की सारी जो आपने पहले 6 एंटिटी पढ़ी, साइन किसका रेसिप्रोकल, कॉस किसका रेसिप्रोकल, उनके अलावा ये दो एंटिटीज भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, आपको अच्छे तरीके से इन एंटिटीज को लर्न करना है। होपफुली आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन सारी एंटिटीज को लर्न करके बैठेंगे। सो अगर किसी को कोई भी डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। अब यहां तक पहुंच गए हो तो लाइक कर ही देना यार, क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब भी कर ही देना। चलो ठीक है, बाय, आज के लिए इतना बहुत है।